गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 7 सितंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोगों को पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। युक्ति है इसका ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से। आपको यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं दी जा रही है। मेंस की क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ यूपीएससी टारगेट बैच चल रहे हैं, यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। उसके अतिरिक्त भी बात की जाए तो उसके अतिरिक्त हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर टेस्ट सीरीज आप लोगों को कराए जा रहे हैं। जैसे यूपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है जिसे 4 MCQ सीरीज भी कहते हैं। बीपीएससी को लेकर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यूपी पीसीएस जितने भी हिंदी स्टेट पीसीएस है सभी के लिए आप लोग यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल होंगे। और भी आगे बात की जाए तो मेंस आंसर राइटिंग में हम लोग बात करते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का आंसर राइटिंग हो रहा है, साथ ही साथ यूपीएससी आंसर राइटिंग, बीपीएससी आंसर राइटिंग और भी अदर स्टेट आंसर राइटिंग कराए जा रहे हैं। तो आप संपूर्ण रूप से लाभ लीजिए इसका युक्तियास प्लेटफॉर्म पर का। और भी हम आगे बात करेंगे। चलिए, एक न्यूज़ है जो बहुत ही ज्वलंत है और स्व नियंत्रण के संदर्भ में बातें करता है। आपको अभिव्यक्ति और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी नहीं हो सकती है कि इस संदर्भ में हम आक्रामक रूप अपना लें। और ध्यान रखिएगा, जो स्टालिन के सुपुत्र के द्वारा किया गया जो बातें की गई हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे हितों को प्रभावित करती है। तो जैसे मैंने बार बार बोला है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्व नियंत्रण को स्थापित करता है, अर्थात नैतिक जिम्मेवारी की बात करता है और मौलिक कर्तव्य की बात करता है। वाक है व्यक्ति की स्वतंत्रता, यह ऐसा नहीं है कि आप एक मुद्दे पर किसी अपनी राय अलग रखें और दूसरे मुद्दे पर अलग राय। देखिए, इसी संदर्भ में मैंने आपको पहले भी बात किया था। वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात की गई थी, संवाद की बात की गई थी। जैसे ही सनातन धर्म के बातें उनके द्वारा की गई, डेंगू और मलेरिया इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जैसे उनकी स्वमनसा रही है। उनके पूरा जो साम्राज्य जो स्थापित किया गया पार्टी का, वो इसी रूप है कि सनातन धर्म के विरोध में बातें की जाती रही। तो उनकी प्रवृत्ति में अगर ऐसी बातें हैं तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उन्होंने तो बोल दिया। पर अब देखिए, वाद तो खड़ा हो गया, प्रतिवाद में क्या हुआ? प्रतिवाद में एक सजग नेता के द्वारा ये बात बोली गई है, जब इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकती है सनातन धर्म का समाप्त होने का, तो उनके संदर्भ में उनकी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो जब कुछ ऐसे नेता भी हैं जो है ना, ये बात बोल रहे हैं कि जब भारत से मुसलमान को समाप्त कर दिया जाए, भारत से ईसाई को समाप्त कर दिया जाए, तो क्या ऐसी मंशा अगर कोई व्यक्ति रख रहा है तो क्या उसकी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी? तो यह गलत, जब इस आधार पर स्टालिन के बेटे का गलत यह इस आधार पर नहीं है कि वाक और अभिव्यक्ति के आधार पर वो बातें बोल रहे थे, इनकी भी बातें आएंगी तो ये भी बात बोलेंगे कि जब स्टालिन के बेटे का जब वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो मेरी भी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बस लॉजिक ये समझने का प्रयास कीजिएगा, जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया है उसी आधार पर चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी आपसे इंटरव्यू में जब भी पूछे तो इस तथ्य को जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि मौलिक अधिकार हमारे सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देती है, जिसमें हमें स्वतंत्रता के साथ कुछ बोलने, कुछ रहन सहन करने के लिए, अर्थात जो भी जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र आधार प्रदान करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारे नैतिक दायित्व को भी निर्वहन करने का एक स्वतंत्र आयाम देता है, जिसमें हमें स्व नियंत्रण की बात होनी चाहिए। हमारे विचारों में, विचारधाराओं में एक स्व नियंत्रण का स्थान होना चाहिए। साथ से साथ हमें मौलिक राज्य के प्रति मौलिक कर्तव्य के रूप में हमारे अपनी निष्ठा होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप एक किसी खास धर्म को खास संदर्भ में बातें करिए। आपका व्यक्तिगत राय हो सकता है कि सनातन धर्म समाप्त हो जाना है, पर यह सार्वजनिक मंचों पर सार्वजनिक व्यक्ति के द्वारा तो किया नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इसके प्रतिवाद में कुछ बातें और भी निकल कर सामने आएंगी। और प्रतिवाद, जब वाद प्रतिवाद होता है, इससे राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं। अब सोच के देखिएगा, इन मुद्दों को अपने आधार पर सोच के देखिएगा। जब एक पक्ष के द्वारा ये बातें की जा रही है तो दूसरे पक्ष के द्वारा भी ऑटोमेटिक बातें की जाएगी। और जब एक पक्ष को, जैसे सनातन धर्म को समाप्त करने वाली बात जो है, अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसको समर्थन इस आधार पर दिया जा रहा है कि वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता, उनको कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसी आधार पर दूसरे पक्ष वाले को भी यही बोलेगा बहुत से लोग। तो संवाद का स्तर कहाँ जाएगा? दूसरा बात है, राष्ट्रीय हित के मुद्दे कहाँ जाएंगे, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे कहाँ जाएंगे? तो
तो इस संदर्भ को समझने की जरूरत है। क्लियर है? तो हमें केवल यह आधार ध्यान रखना है आपको इंटरव्यू में कि हमें अपने आधार पर क्या बातें करनी है। आप एस्पिरेंट है तो यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट को किन आधारों पर अपने तथ्यों का अवलोकन करवाना है, किस तथ्यों के आधार पर अपनी बातों को रखना है। जो मैंने बात बोली, कुछ बातें प्रधानमंत्री के द्वारा नेतृत्व में अपने जो भी पार्टी के वर्कर हैं उनको बातें बोली गई, अर्थात यह बोला गया है कि जो भी बात हो इंडिया के मामले में, इंडिया भारत के मामले में जो नया विवाद उत्पन्न हुआ उसमें संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए बहस। मैं क्या बोल रहा शुरुआत से, आज एक नई बात तो मैं आप लोगों को नहीं समझा रहा कि आप में संवेदनशील होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, और जो भी तथ्य आपके पास बातें की जा रही है उसके तथ्यगत चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उसका सम्मान कर सके, उसके अपने अपने विचारों के सामने रखे तो उसका कोई कटाक्ष नहीं करे। कहने का अर्थ है कि बिना हवाबाजी, बिना पेंदी का लोटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं अपनाना चाहिए। राजनीतियों को राजनेताओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। राष्ट्र सभी का है ना, राष्ट्र में प्रचलित जो आचरण है वो सभी का है और सभी को एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। अब इसी संदर्भ में जब बात करेंगे सनातन का, तो सनातन के संदर्भ में बहुत सी चीजें ऑर्जिन हुई है। सभी आज न कल इन चीजों को समझने का प्रयास तो कर ही रहे होंगे ना। जब आप इसको प्रश्नगत करते हैं तो जो इससे निकले हुए अन्य पंथ है उस पर भी प्रश्नगत कर रहे हैं आप, और उसकी प्रश्नगत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपकी समझ और मौलिकता में कमी है, कि आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे देश की ओरिजिनिटी कहाँ से है। क्या दक्षिण भारत में जो बना हुआ मंदिर है, सनातन समर्थित मंदिर है, क्या उसका विरासत समाप्त है? जाइए अपने राजाओं, चोल, पांडे और चेर के राजाओं का विरासत पढ़ के देखिए। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र की विरासत को पढ़ के देखिए। दक्षिण चोला की, दक्षिण द्रविड़ का, दक्षिण पांड्यन के कथा आप सजा के देखिए, विजयराज साम्राज्य की स्थिति को देख के चलिए, तो आपको समझ में आएगा कि सनातन का कॉन्सेप्ट क्या था, मंदिर का कॉन्सेप्ट क्या था, बाकी चीजें क्या थे। बाकी चीजें साइड में रखे राजनीति को, पर आप तो अपने अपने क्षेत्र में, जो आपका क्षेत्र में जो विरासत है उसको तो पहचान। फिर आप अगर सनातन के कॉन्सेप्ट को नहीं मानेंगे, उसके विनाश की बात करेंगे, तो फिर आपके क्षेत्र में जो प्रचलित है, जो प्रचलित विचारधाराएं हैं, प्रचलित जो स्थापत्य कला है, उसकी भी समाप्ति की बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप किस चीज की ओर जा रहे हैं, आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। अपने ही राज्य के लिए, अपने ही लोगों की जो धार्मिक अवधारणा है उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप राज्य के लिए भी खतरा है। अगर नहीं केवल सनातन समाप्त करना चाहते हैं और केवल आप स्थापत्य कला जो आपके क्षेत्र में है उसे पहचान देना चाहते, उसकी संस्कृति को पहचान देना चाहते, इसके मतलब दोगली राजनीति आप करना चाह रहे हैं। सिंपल सा सोच आप राजनीति, पॉलिटिक्स, समय के अनुसार अपना पॉलिटिक्स चमकाना चाह रहे हैं कि हाँ विवाद चल रहे हैं तो हम एक चिंगारी मारेंगे तो इससे लोग हमारा सोशल मीडिया से, अकाउंट से लेकर सारे मीडिया का ट्रेंड मेरी तरफ हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से भी आम भारतीयों को बचनी चाहिए। इतना तहज्जुब देने की जरूरत नहीं है। रीजन उसके पीछे है, कल भी भारत था, आज भी भारत है, आने वाले दशकों तक भारत होगा। कल भी हमारा जो संस्कृति है, पौराणिक संस्कृति, आज भी पौराणिक संस्कृति रहेगी, आने वाले समय में भी संस्कृति हमारी जीवंत रहेगी। वो रूप अलग अलग हो सकते हैं, आधार अलग अलग हो सकता है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, पर स्वयं रूप से भारत का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। इन चुटपुटिये नेताओं के अपने राजनीतिक उत्थान के संदर्भ में चीजें जब की जाएगी उनके द्वारा नहीं होगा। स्टालिन हो या कोई भी हो या कोई भी व्यक्ति, स्वयं प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति ऐसी बातें करते हैं तो उनके द्वारा भी यही बातें मैं बोलूंगा जो बातें मैं उनके द्वारा बोल। रीजन उसके पीछे है कि हमारा विरासत क्या है। विरासत नरेंद्र मोदी से नहीं, विरासत राहुल गांधी से नहीं, विरासत स्टालिन से नहीं है, विरासत हमारे संस्कृति से है, हमारे संस्कृति में पनपने वाले आदर्शों से है, हमारे उस विचारधाराओं से है जो निकला हुआ है। हम उस पर जीते, हम उस पर आचरण करते हैं, उस पर अपना सारा आने वाले जनरेशन को उस पर अपना घर खड़ा करते हैं। ठीक है ना, आदर्शों का घर खड़ा, ना कि कल मोदी रहेंगे कल समाप्त हो जाएंगे, कल और भी पार्टी के लोग रहेंगे कल समाप्त हो जाएंगे, पर ये हमारा अचित्रित अवंतित चीजें चलती रहेंगी। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। केवल थॉट यही रखना है, जब भी बात की जाएगी आपको यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट बनकर न्यूट्रल कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच आपकी नैतिक दायित्व क्या है, इस चीज को समझा देना। चलिए आगे बात करता हूं मैं। अब भावनाओं में मत बहिएगा, सिंपल सा लॉजिक समझने का प्रयास करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, भावनाओं में नहीं बहना है।
रीजन उसके पीछे है, आप अगर भावनाओं में बहते हैं तो आप सिंपल सा मान कर चलिए आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है, बीपीएससी एस्पिरेंट नहीं है, यूपीपीसीएस एस्पिरेंट नहीं है, अर्थात कहने का मतलब स्टेट एस्पिरेंट आप हैं ही नहीं, आपको पॉलिटी में जाना चाहिए। सीधा सा अर्थ यही, मेरा अर्थ समझने का जरूरत है, क्योंकि वहाँ आपकी बातें सुनी जाएगी, समझी जाएगी, वहाँ आपका ट्रेंड बना रहेगा, यहाँ पर आपको विरासत के तौर पर आपकी बातें करनी होगी। अब है कि बात किया जा रहा है, भारत का विरोधी पढ़े संविधान जयशंकर जी के द्वारा बातें की जा रही है, क्या किस हद तक यह सही है, किस हद तक गलत है। तो देखिए, इसके लिए दो चीजें ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में बातें क्या हुई है, संविधान सभा में बातें किस संदर्भ में हुई थी, प्रचलन किस संदर्भ में, देश का नामकरण होना चाहिए, इसके लिए विवाद आपको संवाद हुआ था, बातें हुई थी, परिचर्चा हुई थी, तो जिसमें बातें हो रही थी कि भारत भी नाम होना चाहिए, इंडिया भी बहुत से लोगों के द्वारा नाम किए, जो भारत नाम करना चाहते थे उनके द्वारा सांस्कृतिक विरासत की बात की जा रही थी, भारत का पौराणिक विरासत क्या है, भारत का, भारतवर्ष जो एक भारतवर्ष के संदर्भ में जो आपको कॉन्सेप्ट दिए गए वो सही है, हमें हमारे देश को भारत या भारतवर्ष नाम दिया चाहिए। जब 1947 से लेकर 1950 का जो बहस चल रहा था संविधान सभा में, उसकी बात हो रही है, क्लियर है। अब है कि इंडिया के संदर्भ में बातें लोग कर रहा था कि इंडिया एक ऑप्शन है, हमें हमें इंडिया के संदर्भ में बहुत से लोग जान रहे थे, इसको लेकर हम इंडिया कंसर्न होंगे। तो लास्ट में निर्णय ये बना कि इंडिया डेट इज भारत, कहने का मतलब है इंडिया को क्या कहा जाएगा, भारत, और भारत को समझा क्या जाएगा, इंडिया। कहने का अर्थ है कि भारत क्या हमारा, अब जो वर्तमान सरकार के द्वारा नाम परिवर्तन किया जा रहा है, इसमें आधार और मौलिकता को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया एक कॉन्सेप्ट है, क्या आपको लगता है कि भारत एक कॉन्सेप्ट है, तो आप स्वयं आकलन कर पाइएगा कि भारत एक कॉन्सेप्ट है, नॉट न कि आपको इंडिया कॉन्सेप्ट है। और जब भी हम बात करते हैं गरीबी के मामले में, गरीबी के मामले में जब भी बात की जाती है तो दो तरीके का भारत का आकलन किया जाता है, एक इंडिया का लिया जाता है, एक भारत का लिया जाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए उस अवधारणा की बात की जाती है जहां पर गरीब लोग हैं, जिसके संदर्भ में उसको उत्थान की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं। और इंडिया उन लुसियन दिल्ली के चौराहों पर स्थित घरों का विचार है जहां पर हम एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तौर पर देखते हैं, जहां पर अमीर केवल अमीर होता है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का चीज रहती नहीं है, जो इंडिया कॉन्सेप्ट को झलकाता है। और इस पर लंबा विवाद, आज नया विवाद थोड़ी चल रहा है, जो आज के जो विपक्ष के लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे इंडिया नाम रख लेने से वर्तमान सरकार आपका नाम परिवर्तन कर दे रही है, और उनकी आपसी समझ की बात है कि आप समझ नहीं पा रहे हो देश का मांग क्या है, डिमांड क्या है। देखिए, इंडिया की, भारत की मांग आपको संविधान निर्माण सभा के द्वारा भी की गई थी। अब है कि वर्तमान सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक महत्ता को है ना, सबके सामने ला रही। वो G20 शिखर सम्मेलन आप देख सकते हैं, G20 जितना शिखर सम्मेलन हुआ है, नहीं विश्वास हो तो जाइए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो सुनुक है उनके विचार को पढ़िए, उनके थॉट को देखिए, सुनिए क्या वो बात बोल रहे। जितना बेहतर G20 सम्मेलन की मंचों का प्रयोग भारत ने किया, उतना कोई अन्य देश नहीं किया। मैंने ये बात पहले भी कहा था, याद है, 1 से 1.5 महीना पहले। जितना G20 का संक्षिप्त अवलोकन इस वर्ष हुआ इस भारतीय अध्यक्षता में, उससे पहले इतना सूक्ष्म अवलोकन इस प्रकार के मुद्दों का पहले नहीं हुआ। तो भारत क्या चाहता है, भारत उन सांस्कृतिक विरासतों को समझाना चाहता है विश्व को कि जो हमारा है, ठीक है ना। तो हम किस संदर्भ में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम किसका अवधारणा है, इंडिया का अवधारणा या भारत का अवधारणा है। भारत की जो अवधारणा वहां से विकसित हुई है, इंडिया की अवधारणा से विकसित, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये चीजें समझनी होगी। और भी बातें हम आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इन संदर्भ में हम क्या करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप जाइएगा, स्लोगन पढ़िएगा, वहां क्या लिखा हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ, भारत का अवधारणा लिखा हुआ कि इंडिया का अवधारणा लिखा हुआ, आप समझ पाइएगा। जितना भी हमारा संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो भी हमारे जो विधिक संस्थाएं हैं, उनके स्लोगन को जाके पढ़िए। आप स्लोगन को पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है भारत आधारित अवधारणा पर है। क्यों है, क्योंकि हम प्राचीन सभ्यताओं में हम भारत ही नाम लिया करते थे, भारतवर्ष के तौर पर जाना जाते थे। अब ये बातें की गई है और भी चीजें इनके द्वारा की गई है। मैं एक नीचे बात दिखाऊंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। 1 सेकंड रुक जाइएगा, मैं ढूंढ के ला रहा हूँ, कहाँ चला गया है। हाँ देखिए,
हमारी संस्कृति, इतिहास, परंपरा और गौरव है भारत का नाम। देखिए, एक आजाद स्वतंत्रता सेनानी का नाम आप लोग जानते होंगे, वल्लभ पंत का नाम जानते होंगे, हरगोविंद वल्लभ पंत का नाम जानते होंगे आप लोग, है ना। उनके द्वारा विचार रखा गया है कि संविधान सभा में बहस के दौरान पंत जी के द्वारा इंडिया बजाय भारत या भारतवर्ष के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि मैं देश का नाम को लेकर एक प्रस्ताव रख रहा हूं जिसमें हमें इंडिया की जगह भारत या भारतवर्ष रखना चाहिए। तो आप इस चीज को समझिएगा, वर्तमान सरकार की मंशा नहीं है। जो लोग बात बोल रहे हैं, इंडिया एक संगठन बन गया है, उसके विरोध में ये चीजें डर के वर्तमान सरकार ला दे रही है। अरे भाई, ये पुरानी कॉन्सेप्ट है, जिसको जैसे पहले भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अन्य पुरानिक कॉन्सेप्टों को डेवलप किया जा रहा है, पुनः उसका अवलोकन किया जा रहा है, वैसे ही भारत के संदर्भ में भी अवलोकन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पौराणिक काल से भी हमारे भारत में भारतवर्ष का नाम संबोधित किया जाता रहा है। यह शब्द उत्साह और साहस को दर्शाता है। इनके द्वारा पंत के द्वारा, जो वल्लभ पंत है उनके द्वारा ये बात, हरगोविंद पंत के द्वारा ये बातें की गई थी। ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा कहा गया था, जहां तक इंडिया शब्द की बात है, मुझे अर्थात हरगोविंद पंत जी को यह लगता था कि समझ में नहीं आ रहा है कि विदेशियों के द्वारा दिए गए नाम हमें इतना लगाव क्यों है। विदेशियों में हमारी स्वतंत्रता छीन ली जा रही है, देश की संपत्ति को हथिया लिया गया है। अगर हम इसके बाद भी हम इंडिया शब्द को चुनते हैं तो यह साबित होगी कि हमें जरा से भी शर्म नहीं है। अब सोच के देखिए, यह बातें संविधान सभा के बहस के दौरान बातें की गई थी। तो यहाँ पर बातें तो चर्चा परिचर्चा हुई थी ना, तो इस चीज को समझिएगा। और लंबे समय के बाद हम क्या करते हैं कि इंडिया डेट इज भारत नाम को स्वीकृति मिलती है, क्योंकि विवाद था, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, तो बीच का रास्ता निकाला गया, भाई इंडिया भी होंगे और भारत होंगे, पर इंडिया डेट इज भारत, अर्थात इंडिया को समझा जाएगा भारत, भारत को समझा जाएगा, भारत का अर्थ लगाया जाएगा इंडिया। क्लियर है ना। अब है कि एक देखिए, जब हम मंत्र एक पढ़ते हैं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्त देशांतरे गते, आपको ये याद होगा, उसमें जम्बू द्वीप का अर्थ क्या होता है, भारत खंड से, अर्थात भारत क्षेत्र में, उसमें बसे आर्यावर्त से। तो हमारा इतिहास क्या है, जम्बू द्वीपे से है, जिसमें हम पूरा भारतीय महाद्वीप की चर्चा करते। इस संदर्भ में बात आपको समझने की जरूरत है। अब एक पीटी फैक्ट यहाँ से आप पंत जी के बारे में कलेक्ट कर लीजिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनका क्या योगदान था, पीटी फैक्ट पूछ सकता है इनसे, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ेंगे, इसी में आगे देखेंगे। और देखिए, यहाँ पर बात की गई लुसेंट दिल्ली की, जो बात मैंने कहा ना, देखिए लुसेंट दिल्ली इनको द्वारा वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए लुसेंट दिल्ली, जिनके उनके लिए सबसे आरामदायक या विज्ञान भवन के उनके पूरी तरह से आरामदायक वाला सोचने विचारधारा विशेषाधिकार है, यह सोच सकते हो उनकी दुनिया है। अर्थात लुसेंट दिल्ली एक ऐसा अवधारणा है जहां पर उच्च वर्गीय लोग रहते हैं और जो समान, जो धरातली अवधारणा से विपरीत अपनी विचारधारा से। लुसेंट दिल्ली का अर्थ यह है, लोकोक्तियों के तौर पर इसे यूज किया जाता है। ऐसा लुसेंट दिल्ली जगह भी है, पर वहां पर एक निर्मन हाउस है, एक खान पैलेस है, जहां पर लोग चाय पीना, कॉफी पीना चाहते हैं, वहां पर 450-500 रुपये कॉफी मिलती है। वहां पर विचार कौन कौन लोग पहुंचेगा, सोच के देखिएगा, क्या देश का आम नागरिक पहुंच पाएगा उस कॉफी हाउस में, जहां पर अच्छा 550 चाय कॉफी स्टार्ट होती है, जो 10,000 तक कॉफी का रेट जाता है। सोच के देखिएगा, तो वहाँ वैचारिक रूप से क्या होंगे, जितने अंग्रेजी अखबार हैं उनके लोग पहुंचेंगे, जितने लोग अंग्रेज संपन्न संपदा वाले लोग हैं वहां जाके अपने विचारों को रखेंगे और अपनी चश्मा से देश और दुनिया को देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि पूरा देश कहाँ बसेगा, ग्राउंड लेवल पर बसता है, अर्थात उस गांव के उस छोटे से गली या कस्बों में बसेगा जहां से देश का सृजन हुआ है। तो आप इस चीज को समझिएगा, जब ऐसे विचारधाराओं को समझा और बदलने का प्रयास किया जा रहा है तो इसको आपको समझने की आवश्यकता होगी। हाँ, अब ये होगा कि भारत के संदर्भ में इसे, भारत के विश्व के लोग इसे इंडिया के तौर पर जानते हैं, तो यह जरूरी नहीं है। बहुत से देशों ने अपना नाम बदला, तुर्की ने अपना नाम बदल कर तुर्की किया, उसकी सांस्कृतिक पहचान थी तुर्की, तो क्या तुर्की लोग नहीं समझे। तो ऐसे ही बहुत से देश, अब इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी तक परिवर्तित कर दी, किसी कारणवश राजधानी परिवर्तन की, तो लोग इंडोनेशिया की पहली राजधानी क्या जानते थे, अब क्या वो उस राजधानी को नहीं जानेंगे। यह नाम का अर्थ केवल इस संदर्भ में पहचानना चाहिए कि आपकी सांस्कृतिक विरासत के परिभाषित कैसे कर रहा है। भारत बेहतर परिभाषित कर रहा है, बहुत से लोगों के द्वारा सपोर्ट भी किया जा रहा है, बहुत से लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। अब है कि इसके बीच के संतुलन को आपको तय करना होगा। चलिए, तो जनता जनार्दन तय कर लेगी, किसी पार्टी विशेष की विचारधारा यह तय नहीं कर पाएगी कि इसका नाम क्या होना चाहिए। क्लियर है ना।
अगर लगेगा कि भारत भारत गलत नाम है तो भाजपा जो वर्तमान सरकार उसको चुनाव में हार लगेगी, और चुनाव में अगर जीत पाती है तो इसका मतलब समझने का अर्थ यह होगा कि जनता को जिनके द्वारा किए गए कार्य, जो भारत का नाम हो या अन्य प्रकार का कोई भी नाम, उनको पुष्टि मिल गई है। तो वेट हम लोग 2024 का करेंगे, तो रिजल्ट सबके सामने होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बात करेंगे। अब पॉलिटिकल व्यू नहीं रखना है, सिंपल सा थ्योरी यही रखना है आपको, न्यूट्रल व्यू में रखना है। अब देखिए, कट्टरपंथी विचारधारा किसी रूप से शिकार नहीं होगी। G20 अध्यक्षता में जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री आएंगे उनके द्वारा ये बात की जा रही है। खालिस्तान समर्थित गतिविधियां ब्रिटेन में लगातार बढ़ी है, तो उसके लिए खेद व्यक्त किया, उनके द्वारा दायित्व की विभाजन की बात की जा रही है ताकि हम उस पर काम कर सके, मिलकर भारत के साथ काम कर सके। इनके द्वारा बात किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है, ये सब बातें शुरुआत से ही चली आ रही है, उसे समझिएगा। देखिए, जो मैं बात आपको कहा था, देखिए आज फिर से साबित हो गया। ये बात मैंने पहले 1 महीना पहले आप लोगों को बताया था कि भारत ने G20 सम्मेलन का जितना बेहतर सदुपयोग किया है, विचारों के आधार पर, उसके मीटिंग्स के आधार पर, अपने तथ्यों को, मुद्दों को रखकर जितना स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को आगे बढ़ाया था, वो किसी देश ने आज तक नहीं किया। इसी की बात देखिए यहाँ पर सुनुक जी के द्वारा किया जा रहा है। G20 अध्यक्षता के लिए यह सही समय पर सही देश है, ठीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले साल के नेतृत्व को सराहना किया, कहा कि भारत को G20 अध्यक्षता ऐसे समय में मिली जब विश्व के कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले वर्ष दौरान जब मोदी जी से उनकी नेतृत्व की सराहना की थी, भारत जिस प्रकार वैश्विक नेतृत्व कर रहा है उसे देखना अद्भुत होगा। मैंने यही बात आप लोग को बोला था कि जिस प्रकार से वैश्विक नेतृत्व भारत कर रहा है वो विरले ही आपको मिलेगा, और ये बात मैंने 1 महीना पहले आप लोग को समझाया है, ये आज थोड़ी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इस चीज को समझिएगा, जो कॉन्सेप्ट है ना, वो विचार आपको पहले ही नजर आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बारे में लोग अपना धीरे धीरे अपना थॉट रखेंगे। अब सुनुक जी के द्वारा कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर से लेकर जलवायु परिवर्तन से निपटने तक विश्व के मौजूदा प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिए हम G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसी बातें उनके द्वारा की गई है, और भी बातें की गई है, भविष्य में परिभाषित किया जाएगा। ये सब बातें हुई। सुनुक किस पार्टी से आते हैं उनके संदर्भ में भी पीटी फैक्ट आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ आप लोग चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे मैं बात करूं। 22 मिनट हो गया है। देखिए, पीटी फैक्ट यहाँ से ले लीजिएगा, कुछ पीटी फैक्ट आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। प्रमुखों को देने वाला दिया जाएगा, हैंडक्राफ्ट बना हुआ उत्पाद दिया जाएगा जेस्चर के तौर पर, उपहार के तौर पर। तो किस राज्य का क्या दिया जाएगा ये आप लोग को याद रखना है। तो पंजाब का क्या होगा? फुलवारी होगा। कश्मीर का पेपियारी माचे होगा। उत्तराखंड का नेटर फाइबर होगा। तो ये सब गूगल पे एक बार सर्च करके भाई आप लोग फोटो देख लीजिएगा, जिनका नहीं आता है गूगल पर सर्च कर ले। जैसे हिमाचल का चंबा रुमाल दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश का चिकनकारी बोकेडस छापाकारी जो चित्रकला होता है वो दिया जाएगा। बिहार का मधु पेंटिंग दिया जाएगा। झारखंड का ट्राइबल्स ज्वेलरी दिया जाएगा। महाराष्ट्र का कोल्हापुरी चप्पल पहनाया जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार की विचारधारा पहले नहीं हुआ था, इसलिए बहुत से लोगों के पेट में दर्द होता है। सीधा सा अर्थ समझिएगा, वर्तमान नेतृत्व हमारे सांस्कृतिक विरासत को बदल दे रही है, हमारे सांस्कृतिक पहचान को बढ़ा। अब सोच के देखिएगा, 2014 के बाद ये मत बोलिए कि मैं अब पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं बस ये आधार देता हूँ। 14 से पहले क्या किसी भी विदेशी को जब आते थे मीटिंग में तो ट्राइबल्स ज्वेलरी दी जाती थी, हमारे जनजातियों को ज्वेलरी दी जाते थे। यह ज्वेलरी मात्र नहीं होता है। आप जाइए अफ्रीकन कंट्री में एक बार जाके देखिए, उनकी सांस्कृतिक विरासत को कैसे संजोया जाता है, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाता है। लोग आते हैं तो अपने आदिवासियों, जो मूल रूप से उनकी आदिवासी अफ्रीकन कंट्री के सभी देश में जाइएगा, वो अपनी मूल संस्कृति को सबके सामने रखते हैं। अब देख के देखिएगा, भारत जिस संदर्भ में है, हाल ही में भारत नाइजीरिया जाते हैं, तो नाइजीरिया जाते हैं और भी देश में लोग जाते हैं, तो अपने सांस्कृतिक पहचान को उनके सामने दिखाते हैं। तो कहने का मतलब कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसकी पहचान जाएगी, वर्ल्ड के लोग इसे देखेंगे, अब इसका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। अब लोग देखें G20 में ट्राइबल्स ज्वेलरी दिया जा रहा है, बहुत लोगों को पसंद आएगा, तो इसे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, तो इससे मार्केट व्यू एक्सपेंड होगा, हमें मार्केट और भी दायरे बढ़ेगी इससे। इसी प्रकार गुजरात का पाटन पोटला दिया जाएगा, राजस्थान का पिचकाई पेंटिंग दी जाएगी, मध्य प्रदेश का चंदेरी बाग पेंटिंग दी जाएगी, ये सब दी जाएगी। तो कहने का मतलब जैसे ही G20 सम्मेलन में ये सब बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे,
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसको कवर करेगी और अंतर्राष्ट्रीय लोग से जो ट्रेड करने वाले वो लोग इसका डिमांड्स क्रिएट करेंगे। तो यह एक तीर से बहुत से निशाने लगाए जा रहे हैं, क्लियर है। और जो इससे पहले 2014 से पहले ये सब बहुत रेयर ही मिलता था, ना के बराबर मिलता था। मुझे तो याद नहीं, अगर आप लोग को याद हो तो मुझे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और उसके विपरीत दूसरी चीजें जरूर होती थी, पर खास क्षेत्र के खास उत्पादों को बढ़ावा देने का कार्य जो वर्तमान सरकार करे वो बहुत ही सराहनीय। आपको यहाँ से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं या इंटरव्यू में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। और देखिए भाई, दो चीज याद रखिएगा आप सभी लोग, इंडिया का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जो विपक्षी गठबंधन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार जैसे खतरनाक पीटी के एग्जाम में तो जरूर पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। साथ ही भारत का नया नाम दिया जा रहा है जो शशि थरूर जी के द्वारा सुलझाया गया, उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। एयरलाइंस फॉर द बेटरमेंट कॉन्सेप्ट दिया गया इनके द्वारा, पूरा नाम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। पंत जी के बारे में मैंने बता ही दिया। अब देखिए एक पीटी फैक्ट यहाँ भी याद रखना है कि इसरो के जो अध्यक्ष है गोयल जी, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गोयल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। सफल प्रक्षेपण किया गया था चंद्रयान 3 के शुभ अवसर पर, तो इनको पुरस्कार मिलेगा, तो यह फैक्ट याद रखना है। अब नीचे सीधे आ जाइए, प्रधानमंत्री का यह बेहतर दुनिया की ओर बढ़ते कदम। तो काम क्या करना है आप लोगों को, आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे, है ना। तो आज का दिन क्या है, आज का दिन आपके इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, मैंने सारे अंडरलाइन कर दिए और पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, समझाया, उसी कॉन्सेप्ट को इनके द्वारा पूरी तरह लिख दी गई है। कहने का अर्थ यह है कि उनके जो वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही कार्यों को कैसे विश्व देख रहा है, किस रूप से राष्ट्रीय मुद्दों को इनके द्वारा उठाया जा रहा है, सारी चीजों को इनके द्वारा यहाँ पर पूरी तरह लेख में शामिल कर दिया गया। तो आपको क्या करना है, इन लेख को अच्छे से एक दो बार पढ़ के इसके मूल तत्व को लिख कर आप कम्युनिकेशन ग्रुप, युक्ति आईएएस के कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर करेंगे। जो लोग युक्ति आईएएस डाउनलोड कर चुके हैं ऐप, उनको कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन ग्रुप में जाकर अपना शेयर कर देंगे। और जो लोग युक्ति आईएएस डाउनलोड नहीं किए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से, ठीक है ना। गूगल और ए से, एप्पल से स्टोर करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्या करना, कम्युनिकेशन ग्रुप आपका एक क्रिएट होगा, जहाँ ऐड कर दूंगा मैं आप सभी लोगों का नंबर, आप वहाँ अपना यह इसके बारे में बेहतर दुनिया की ओर बढ़ते कदम के मुख्य तथ्य क्या है जो आपने समझा है, किस दिशा में समझा है, उसका 150 से 200 शब्दों में आपका उत्तर पीडीएफ बना के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। जो जो काम दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, वो करिए, ठीक है ना। जैसे कि आपने टीचर डेज में आप सभी ने बहुत बधाई दी, बहुत अच्छा लगा, बधाई दिया, अच्छी बात है। अगर इससे ज्यादा मैं खुश कब तब होता जब आप लोग दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में इससे कहीं ज्यादा पार्टिसिपेट करते। जितने लोगों ने भी मैसेज लिखा, अगर उतने लोग भी करते ना, तो उतने लोगों की सफलता सुनिश्चित होती। और आप, मैं लगातार बोलता हूँ, आप लोग लिखिए, लिखने से ही रिजल्ट होगा, पढ़ने से और समझने से रिजल्ट नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज को समझिए आप लोग। अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाते तो फिर तो इसका कोई तो इलाज किया नहीं जा सकता है। आप लोग धमकियां हमें जरूर दे सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए, तो प्रयास कीजिएगा, तो हम लोग उसमें सफलता आप लोग के सहयोग कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिए, नए नए आप लोग से एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे हैं ताकि आप लोग अंदर से आप लोग डेवलपमेंट हो। मैं बाहरी डेवलपमेंट की बात करता नहीं, हमेशा जब आपके विचारों में हम धरातलीय डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर अपने स्टडी मटेरियल में कैसे हम कर लेंगे। सोच के देखिएगा, ये आपके लिखने का जो कला डेवलप होगी ना, वो एग्जाम हॉल में आपको मेंस में दिखेगा। तो ये प्रयास आप लगातार करिए और अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। चलिए, तो फिर हम कल मिलते हैं और आप लोग के आंसर का इंतजार मैं 7 बजे तक करूंगा। आज इवनिंग तक सारे के पेपर, आपको जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराए गए हैं, किनका किनका है मुझे याद आ रहा है, रवि का है, रवि जी का है जो दैनिक जागरण के हैं, फिर अरविंद जी का है, और 2-3 और लोगों का बच गया है, शेष बच गया है, निर्मा का बच गया है, और भी लोगों का बचा हुआ है, जिसको मैं आज शाम तक हार्डली 10 बजे रात तक शेयर कर दूंगा। वेट कीजिएगा आप लोग। और जो आज का जो सेट है, आप लोग 7 PM से पहले आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है ना, मैं वेट करूंगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।